दिल्ली से अगली खबर, जहां एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आज एक बार फिर गाजियाबाद देश का अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला शहर रहा। गाजियाबाद का AQI 384 दर्ज किया गया। यहां सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका वसुंधरा और इंदिरापुरम रहे, जहां का AQI 400 को भी पार कर गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वसुंधरा का AQI जहां 423 दर्ज किया गया, वहीं इंदिरापुरम का AQI 376 दर्ज किया गया। इसी तरह नोएडा देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दूसरे और ग्रेटर नोएडा चौथे स्थान पर आया है। दिल्ली NCR की आबो हवा बेहद ही इस समय खराब है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 पहुंच गया है, जो कि बेहद ही खराब माना जाता है। अगर गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए, तो गाजियाबाद का वसुंधरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र है इस समय, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है 423। वहीं गाजियाबाद के अगर इंदिरापुरम क्षेत्र की बात की जाए, तो गाजियाबाद का इंदिरापुरम क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 376। अगर बात की जाए गाजियाबाद के संजय नगर की, तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 339। अगर बात की जाए गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की, तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 388। तो इस समय गाजियाबाद की जो आबो हवा है वो बेहद ही खराब है। जो लोग दमे के मरीज हैं, वो लोग अपने घरों से बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि ये आबो हवा उनके लिए बेहद ही जहरीली साबित होती है। अगर बात की जाए गाजियाबाद के प्रशासन की, तो गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने काफ़ी सारी पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। उसके बावजूद भी जो हवा का स्तर है वो बेहद ही खराब बना हुआ है। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। मेरठ से खबर, जहां अकबर बंजारा पर एक और एक्शन की तैयारी अब कर ली गई है। 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और मिली है। फलावदा में भारी पुलिस की टीम तैनात है। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। कल आपको बता दें 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्की हुई थी, लेकिन उसके बाद 20 करोड़ से ज्यादा की और संपत्ति अभी सामने आई है। तो नए एक्शन की तैयारी है अकबर बंजारा के ऊपर। देश के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान की मौत के बाद अब मेरठ पुलिस का जो एक्शन है वो और कड़ा होता जा रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ फलावदा में मेरठ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 19.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अकबर बंजारा और उसके परिवार की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। और इसी के साथ ही जब 19.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, तो इस संपत्ति की निगरानी करने के लिए देखिए किस तरीके से SO फलावदा, तमाम आसपास के थाने की जो फोर्स है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी निगरानी है वो की जा रही है। करीब 52 बीघे का जो बाग है, करीब उसकी जो कीमत है वो 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और 18 करोड़ रुपए कीमत का जो 52 बीघे का बाग है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क किया। उसके बाद 80 लाख रुपए कीमत का एक मकान कुर्क किया है, एक 15 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया है, एक 40 लाख रुपए कीमत का जो मकान है उसको मेरठ पुलिस ने, फलावदा पुलिस ने कुर्क किया है। और उसके बाद करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसका भी मेरठ पुलिस को पता चला है और जल्द ही पुलिस वहां पर जो बड़ा एक्शन है वो यहां पर ले सकती है। आप ये देखिए कि जो अकबर बंजारा है गो तस्करी करके मेरठ से कभी वो गाड़ी चलाया करता था और गाड़ी चलाते चलाते नॉर्थ ईस्ट का बड़ा पशु तस्कर डॉन बन गया। अरबों रुपए की जो संपत्ति है वो उसने खड़ी कर दी। और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए कि ये उसी काली कमाई से ये यहाँ पर जो मकान है, और मकान क्या इसको देखिए कोठी कहा जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर जो बनाने का काम किया जा रहा था। मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको यहाँ पर जो कुर्क है वो कर दिया है। जो अकबर बंजारा है और उसका भाई सलमान वो असम में मुठभेड़ में मारे गए थे, लेकिन अब जो पूरी तरीके से गैंग की कमान है वो शमीम संभाल रहा है। और शमीम अकबर बंजारा का जो दूसरा भाई है वो है। लगातार एक बहुत बड़ा जो गैंग है वो गैंग चलाने का काम कर रहा है और मेरठ पुलिस ने उस गैंग को रजिस्टर्ड कर दिया। और रजिस्टर्ड करने के बाद अब यहां पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो अकबर बंजारा पर देखने को मिलेगा। जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति अब बताई जा रही है, आप ये देखिए किस तरीके से पुलिस यहां पर निगरानी कर रही है। जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति पुलिस ने और चिन्हित की है उसके बारे में यह पता लगा है कि मेरठ के पॉश इलाके शास्त्री नगर में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जो कोठी है वो भी
भी अकबर बंजारा की है। करीब 30 से 40 बीघे जो खेती की जमीन है वो भी अकबर बंजारा की है, और उसके साथ साथ कई और मकान और कई और प्रॉपर्टी के बारे में भी पुलिस को पता चला है। यानी पुलिस जितनी तफ्तीश कर रही है, जितनी तफ्तीश पुलिस की आगे बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ जो नई बातें निकलकर वो सामने आ रही हैं, और इस बात को लेकर जो पुलिस भी है वो हैरान है और परेशान है कि आखिर कितना बड़ा जो सिंडिकेट है वो अकबर बंजारा ने चलाया हुआ था। कितना बड़ा जो सिंडिकेट है, आखिर कितना बड़ा उसका सिंडिकेट चल रहा था। 19.5 करोड़ रुपए की कुर्क की थी। क्या आज इसकी निगरानी के लिए पहुंचे थे? इसकी निगरानी करनी होती है कि कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो इसी विषय में आज ये कार्रवाई की गई है। अच्छा, कुछ और संपत्ति का भी पता लगा है? हाँ, कुछ संपत्तियां और चिन्हित की गई हैं, उसकी जानकारी वो भी प्रक्रियाधीन है, उसका समय आने पर अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, ये जो संपत्ति कुर्क की गई थी ये कितनी है करीब? इसमें क्या क्या कुर्क किया गया है? इसमें बाग है और निर्माणाधीन मकान है और कुछ बने हुए मकान है। जो पुलिस का एक्शन है वो देखने को मिला है। जल्दी मेरठ पुलिस और भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, फलावदा, मेरठ। बाराबंकी के जैतपुर इलाके में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला ने अपनी दुर्मुही बच्ची को तालाब में फेंक दिया और उसके बाद खुद फांसी लगा दी। इस घटना में बच्ची और महिला दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने देखा तो सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण का कहना है महिला मानसिक रूप से बीमार थी, उसने अपनी बच्ची को तालाब में फेंक दिया। खबर प्रयागराज से है, जहां अपहरण में नाकाम दबंगों ने बाइक में आग लगा दी है। कोचिंग संचालक और उसके दोस्त के साथ मारपीट की गई है। शानू और मुस्तकीम नाम के दबंगों पर ये आरोप लग रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है। तो प्रयागराज से मामला सामने आया, जहां अपहरण में नाकाम दबंगों ने बाइक में आग लगा दी। तस्वीरें भी हम आपको बाइक की दिखा रहे हैं, किस तरीके से आग से ये बाइक जल रही है। कोचिंग संचालक और उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी। शानू और मुस्तकिम नाम के दबंग बताए जा रहे हैं, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने बाइक को आग के हवाले किया है और यही कोशिश कर रहे थे अपहरण करने की। मेरठ में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। भाजपा नेता ने हिंदू धर्म से ईसाई बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में लगी भगवान की मूर्तियों को फेंकने का भी आरोप लगा है। भाजपा के जिला मंत्री दीपक शर्मा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ से मुलाकात की और उनके सामने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें दिल्ली के एक पादरी नाम का शख्स भी इसमें शामिल है। सीओ ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर, कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है। मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कगार पे तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसे का निरीक्षण किया है। गोमती नगर में स्थित मदरसे का मंत्री ने निरीक्षण किया। मदरसा पहुंचकर छात्रों से जानकारी ली है। पढ़ाई सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। तो ये जानकारी मिल रही है, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसे का निरीक्षण किया है। गोमती नगर में स्थित मदरसे का मंत्री ने निरीक्षण किया है। मदरसा पहुंचकर छात्रों से भी मंत्री ने जानकारी ली है। उसी दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मदरसा पहुंचकर संचालन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ली। नगर के एक मदरसे में मौजूद है और यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जो है वो निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। और इस मदरसे का नाम है दारुल उलूम वारसिया जो मदरसा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर देखिए, जब हम आपसे बात करें इसके ठीक पहले यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद में अब जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, देखिए पहले तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मदरसे में जब राष्ट्रगान हुआ उसके बाद सभी जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको क्लासेस में जाने के लिए बोला गया है कि वो लोग क्लासेस में जाएँ। और उसके बाद में यहाँ पर अब आपको तस्वीरें
दिखाते हैं। फिलहाल इस समय जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी वो अंदर जो यहाँ का प्रबंध तंत्र है उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। जो प्रबंधक कक्ष है उसी के अंदर ये बैठक चल रही है। बाहर जो यहाँ की फैकल्टी है वो मौजूद है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं इस समय अंदर की कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारियों के साथ में मुलाकात, यहाँ पर चर्चा इसके बारे में और सीधे बातचीत भी करते हैं यहाँ पर मंत्री जी से और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल जानकारी जुटाई गई है। दानिश जी, यहाँ पर मदरसे पर पहुँचे अचानक आप, क्या खास वजह रही, क्या जानकारी आप तक? देखिए, हमारे लखनऊ में गोमती नगर में स्थित हमारे ये मदरसा बोर्ड से संचालित ये मदरसा है और ये एडेड मदरसा है। और यहाँ पे जिस तरीके से योगी सरकार के आप देख सकते हैं काम का नतीजा कि यहाँ बच्चे आज अच्छे शिक्षा लेके समाज में आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो प्रयास योगी सरकार का था आज वो सार्थक होता मदरसों में दिख रहा है। देख सकते हैं कि इस मदरसों में बच्चे कौमी तराने भी गाते हैं, जनगण मन भी गाते हैं। इन मदरसों से हमारे बच्चे अच्छी तालीम लेके समाज में आगे जाएं, यही हम इसी प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। वहीं कुशीनगर में एक ऐसा मदरसा संचालित हो रहा है जो ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ है। जिस जमीन पर मदरसा चल रहा है वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि मदरसे की मान्यता दे दी गई है और सरकार ने इसे अनुदान पर लिया है। अध्यापकों और स्टाफ को सरकार से वेतन भी मिलने लगा। किसी भी शिक्षण संस्थान की मान्यता के नियमों के मुताबिक पहली शर्त यही होती है कि जहां शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा है वो जमीन संस्था के नाम पर होनी चाहिए। जब ये मामला प्रशासन के सामने रखा गया तो अब अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो ग्राम समाज की जो जमीन है वहां पर मदरसा बनाया जा रहा है। कुशीनगर के एक गांव के मदरसे पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। आज भाजपा और सपा के दिग्गज नेता इस सीट पर प्रचार करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार विनय तिवारी के लिए वोट की अपील समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो करेंगे और लालजी वर्मा सहित अन्य नेता भी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी भी आज गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट की अपील करेंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे और 31 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार हो सकेगा। और जो आखिरी दिन होगा उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सीट पर पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, जिनके लिए वोट की अपील करेंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। दूसरी तरफ आपको बता दें भूपेंद्र चौधरी जो पहले से वहां डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ साथ बलदेव सिंह औलख भी जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर लाल गोलबंदी क्या है इसको जरा समझते हैं। लखीमपुर की गोला सीट पर आज सपा अपना दम दिखाएगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव प्रचार करेंगे। सपा के कई दिग्गज विनय तिवारी के लिए वोट मांगेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के इस सीट से प्रत्याशी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी प्रचार करेंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच कड़ा मुकाबला है। 3 नवंबर को मतदान होना है, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। 2022 में भाजपा ने 29,000 वोट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार फैसला क्या होगा ये जनता के हाथ में है। प्रचार में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ विनय तिवारी जिनके लिए नरेश उत्तम पटेल प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, दूसरी तरफ अमन गिरी जो कि अरविंद गिरी के बेटे हैं, उन्हें भाजपा ने मैदान में उतारा है और उनके लिए प्रचार करने के लिए बलदेव सिंह औलख, भूपेंद्र चौधरी जो पहले से मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। तो सपा के कई नेता भी आज प्रचार करेंगे। आपको बता दें आज नरेश उत्तम पटेल जहां प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ कई और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए।
दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार जुटी हुई है चुनाव प्रचार में। अमन गिरी के लिए वोट की अपील भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। चुनाव जीतेगी इस आधार पर जो हम लोगों ने विकास किए हैं, विकास हम लोगों का सदैव मुद्दा रहा है। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से किसान त्रस्त है, जो उन्होंने बेरोजगारी दी है, इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लखनऊ से खबर, जहां सड़कों के गड्ढे भरने के काम की धीमी रफ्तार हो चुकी है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में ये जो काम का स्तर है वो औसत से भी नीचे है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, बांदा मंडल में औसत से कम काम हुआ है। लखनऊ में 42% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सका है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर में 40% काम पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सड़कों के गड्ढे भरने के काम की रफ्तार काफी धीमी है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक नहीं हुआ है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, बांदा मंडल में औसत से भी कम अभी तक काम हुआ है। राजधानी में कुछ हद तक अगर माने तो जरूर वहां पर काम हुआ है। 42% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर में यही काम 40% तक हुआ है। और चलिए अब आइए पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि कहां पर गड्ढा भरने की जरूरत है और कहां पर स्थिति क्या है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लखनऊ में 42% सड़क गड्ढा मुक्त है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर 40% से भी कम काम हुआ है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या में औसत से भी कम काम हुआ। सभी 18 मंडलों में औसत काम करीब 47% हुआ है। गोरखपुर और मेरठ में 60% से अधिक काम हुआ है। लक्ष्य हासिल करने के लिए महज 18 दिन बचे हुए हैं। 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अभियंताओं को चेतावनी दी है। काम के सत्यापन कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो जो एक टारगेट रखा गया था, उस टारगेट के मुताबिक अभी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 18 दिन का वक्त बचा है, जिसमें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। शामली में एक युवक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर का है। युवक दिल्ली में रहकर बीसीए कर रहा था और दीपावली की छुट्टियों में गांव में आया हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे वो गांव में हो रहे मां भगवती के जागरण में गया था। गांव के बाहर उसे जितेंद्र और उसके साथियों ने घेर लिया और उसे गोली मारकर फरार हो गए। युवक को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं अगली खबर सहारनपुर से, जहां युवक ने सास और पत्नी को आग के हवाले कर दिया। युवक ने पत्नी और सास के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया। सास की मौत हो गई, पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये घटना सहारनपुर से सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और अपनी सास को मौत के घाट उतारने की कोशिश की, जिसमें कि सास की जान चली गई और पत्नी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने बलियागंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दुकान बंद होने पर जिला प्रशासन ने उसे सील भी कर दिया। एक दिन पूर्व बलियागंज में एटीएस की छापेमारी में काजी गन हाउस का इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। काजी गन हाउस का मालिक काजी अरशद दुकान बंद कर फरार था। यूपी एटीएस ने खुलासा करते हुए बताया कि बलियागंज से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया कि फैक्ट्री में इस तरीके से ये लोग आ रहे थे और काम में जुटे थे। तो एटीएस की काजी गन हाउस पर छापेमारी की गई है। हथियारों की सप्लाई के सबूत मिलने के बाद गन हाउस को सील कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।